साथियों, चीन के इतिहास में एक घटना जिसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड चीन के इतिहास में क्या परिवर्तन लाया और मानवता के इतिहास में ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या भूमिका रही। वहीं पर फिर यदि बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या योगदान रहा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड इतिहास का एक कड़वा सच है और इस चीज को जाने बगैर चीन के इतिहास को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। ये भी सही है, इतिहास परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। लेकिन यदि कुछ ऐसा परिवर्तन हो जिससे मानवता की बुनियाद हिल जाए तो ऐसे परिवर्तन को काला इतिहास कहा जा सकता है। यदि भारत से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड और पार्टीशन ऑफ इंडिया से थोड़ा बहुत मिलता है। एक तरफ जहां माओ जेडुंग जैसे कम्युनिस्ट विचारकों ने चीन के अंदर बड़े पैमाने पर मानव के लिए संकट उत्पन्न किया, वहीं दूसरी तरफ भारत में कट्टरपंथी मजहब विशेष के गतिविधियों के कारण भारत देश का बंटवारा हुआ और लाखों लोग मारे गए। ठीक उसी प्रकार कुछ फिर से बांग्लादेश में भी हुआ, लेकिन चीन में कारण अलग था, लेकिन दोनों ही जगहों पर लाखों लोग मारे गए। ये एक तुलनात्मक विश्लेषण है। आपने वह भी देखा कि आतंकवाद को मजहब के चादर में लपेटकर किस तरह से निर्दोष हिंदुओं का गला उतारा गया। पर क्या चुप रहने से समस्या खत्म हो सकता है? तो सबको ऐसे मुद्दे पर बात करनी चाहिए। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अकाल का क्या कारण था। महान चीनी अकाल कट्टरपंथी कृषि नीतियों, सामाजिक दबाव, आर्थिक कुप्रबंधन और कृषि क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संयोजन के कारण हुआ था। घटना चक्र के केंद्र में जो व्यक्ति था उसका नाम था माओ त्से-तुंग। उद्देश्य 1958 में लागू ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दो उद्देश्य थे। पहला, पश्चिम के साथ मुकाबला के लिए एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाना था। दूसरा था चीन को एक सामूहिक समाज में बदलना जहां समाजवादी सिद्धांतों ने काम, उत्पादन, यहां तक कि लोगों के जीवन को भी परिभाषित करता। ग्रेट लीप फॉरवर्ड को दोस्तों महान छलांग भी आप कह सकते हैं, जो 1958 से 1962 तक माओ की दूसरी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। वह चीन का औद्योगिकरण करना चाहता था और कम से कम समय में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना चाहता था। उनके दो लक्ष्य बड़े पैमाने पर अनाज और स्टील का उत्पादन करना था। लेकिन अब बात आता है कि किस तरीके से। साथियों, यह बात तो स्पष्ट है कि जैसा आदमी होता है वह वैसा ही करता है। तो अब यहाँ से चीन के इतिहास के एक नए कड़ी का शुरुआत होता है। साथियों, यदि माओ के जीवनी आप पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि माओ भी उन चंद लोगों में से ही था जो इंसान के रूप में जन्म लेता है और लोग जिसे भगवान के तरफ जिसे पूजने लगते हैं। लेकिन फिर एक दूसरा पक्ष भी है जो माओ को घृणा और उपेक्षा के नजर से देखता है। अब यदि यह देखें कि इतिहास में सबसे ज्यादा मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है, तो हिटलर और स्टालिन दोनों को माओ त्से-तुंग ने पछाड़ दिया था। 1958 से 1962 तक उनकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति के कारण 4.5 मिलियन लोगों की मौत हुई, जो कि सामूहिक हत्या का अब तक का सबसे बड़ा मामला है। साथियों, अब आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में लोगों का मौत हुआ वह कैसे हुआ? नरसंहार था या क्या था? तो उनमें दो घटनाएं प्रमुख रूप से याद किया जाता है, जिसमें पहला था 1975 में हेनान प्रांत में 1958 में बना एक बांध ढह गया, जिससे अनुमानित 2 लाख लोगों की मौत हो गई। मानव इतिहास में सबसे बड़ी एकल बांध आपदा था। विफलता का मुख्य कारण पर्याप्त इंजीनियरिंग जानकारी और घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग था। और दूसरा जो था वह मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि कट्टरपंथी कृषि नीतियों, सामाजिक दबाव, आर्थिक कुप्रबंधन और कृषि क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संयोजन के कारण हुआ था। तो साथियों, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।